हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसका कंटिन्यूशन कर रहे हैं। हम लोग फाइंड कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसका आज पार्ट 3 है। 2 लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं और उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हो गए व्हेन शेप ऑफ द वायर इज चेंज्ड। इसके ऊपर भी 2-3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेंस में कि उन लोग क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस वाला वायर रहता है उसका शेप चेंज कर देते हैं और फिर नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई भी 2 पॉइंट पर हमको पूछते हैं। तो ये पहला टॉपिक आज हम करेंगे। उसके बाद शॉर्ट सर्किट ब्रांच। एक्चुअली हमने ये टॉपिक किया है, लेकिन इसके बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं डिटेल में, आज उसको ही हम स्टडी करने वाले हैं। ये जो टॉपिक होता है शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ये इक्विपोटेंशियल वाला मेथड है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से आज इसको हम देखेंगे। बाकी मेथड तो वही है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और लास्ट में हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। इसलिए टॉपिक जितने भी हैं सारे एकदम ध्यान से देखना। ये लास्ट के 2 टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप सारे पॉइंट्स को नोट करना और नोट्स अपना बना लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है कि नेट रेजिस्टेंस व्हेन शेप ऑफ द वायर इज चेंज। वायर का शेप जब चेंज कर दिया तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 2 पॉइंट पर किस तरह से ढूंढा जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूँ जो कि हमने किया है ऑलमोस्ट। जो रेजिस्टेंस वाला टॉपिक था ना, आई थिंक सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2nd लेक्चर होगा, 2nd या 3rd लेक्चर होगा, उसके अंदर हमने किया है। वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक इसके रिलेटेड है। देखो, रिलेटेड मीन्स इसका ही है। बच्चे उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं ये टॉपिक और वो टॉपिक में। देखो, उसमें क्या था कि सपोज हमारे पास इस तरह से एक वायर है, इस वायर का लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रो है, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका रेजिस्टिविटी जो है वो रो है। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखते थे? रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते थे हम रो L/A। ओके, लेकिन हम क्या करें, अगर इस वायर को हम स्ट्रेच कर दें, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। इसको अगर हम स्ट्रेच कर दें और हमने इसका लेंथ जो है 2L कर दिया, इसको हमने पकड़ लिया और पकड़ के खींच के एकदम स्ट्रेच कर दिया और इसका लेंथ क्या कर दिया हमने 2L। तब मैंने आपको बताया था कि इसको हमने जब इसका लेंथ बढ़ा दिया है, लेकिन इसका टोटल वॉल्यूम जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है और उसके ऊपर से इसका जो एरिया होगा वो डिक्रीज किया होगा पहले से, क्योंकि हमने इसको खींच ही दिया है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज किया होगा। कैसे? हम वॉल्यूम कंजर्वेशन करते हैं। वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, A1L1 इक्वल टू हो जाएगा A2L2। पहले एरिया A था, लेंथ L था, बाद में एरिया हमको नहीं पता क्या है और लेंथ है 2L। तो देखो फाइनल एरिया जो A2 हो जाएगा वो भी क्या हो रहा है, देखो ये L और L कैंसिल, वो हो रहा है A/2। मतलब आपने इसको खींच के स्ट्रेच कर दिया तो फाइनल जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा था ये आ रहा था A/2। अब हम रेजिस्टेंस निकालें तो R इक्वल टू रो इंटू L कितना है 2L अपॉन एरिया कितना है A/2। तो अपना रेजिस्टेंस आ रहा था R', इसको R' बोल देता हूँ, वो आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ, देखो 4 टाइम्स ऑफ रो L/A और रो L/A है R। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आता था। और हमने क्या बोला था, जनरल फार्मूला हमने निकाला था कि R' का जनरल फार्मूला क्या होता है, R' इक्वल टू N² R। N क्या है, कितना टाइम्स लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज किया है। देखो यहाँ पे लेंथ 2 टाइम इंक्रीज किया तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 रख दोगे तो अपना ये आंसर मैच कर जाएगा। अगर इसको लेंथ को रिड्यूस किया है तो आप देखो L को L/2 कर दिया है तो यहाँ पे L इक्वल टू L/2 रख दोगे, तो L/2 रख दो, 1/2 रख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 मीन्स R/4। तो ये टॉपिक हमने किया है, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वो टॉपिक क्या है। देखो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ।
ये तो जस्ट डिवीज़न के लिए था, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा यूज़ कर सकते हैं आज के लेक्चर में शायद। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? सपोज हमारे पास समझो एक वायर है, हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है L, ठीक है, वायर है जिसका लेंथ है L। अब क्या कर रहे हैं हम, ये वायर को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, मीन्स खींच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये वायर का शेप चेंज कर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वायर का शेप चेंज कर दे रहे हैं, शेप। सपोज ये वायर है, इसका लेंथ L है, इसका एरिया जो है A है, मान लो इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, जो कि है रो L बाई A, ठीक है, R है रो L बाई A। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वायर का टोटल रेजिस्टेंस है R। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वायर का शेप चेंज कर दे रहा हूँ, मीन्स सपोज ये वायर को मैंने बना दिया इस तरह से स्क्वायर, सपोज मैं बना दूंगा इस तरह से स्क्वायर, मैंने बना, इसी सेम वायर है, ठीक है, ये सेम वायर है L लेंथ का, ये पूरा स्क्वायर है, इसका जो पूरा पेरीमीटर है वो पूरा L है, मीन्स हर एक साइड कितना हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा L/4, ये भी साइड हो जाएगा L/4, L/4 और L/4, बिकॉज इसी वायर को तो हमने बनाया है। ये देखो टोटल लेंथ L था, तो सब साइड हो जाएगा L/4, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछते क्या है उन लोग, ऐसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है, सपोज इस साइड को मैं A बोल दूँ, इसको B बोल दूँ, इसको C बोल दूँ, इसको D बोल दूँ। अब फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस C एंड D, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस C एंड D, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया कि इसके अक्रॉस बताओ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये वायर का टोटल लेंथ R था, वायर को अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज अपने लेंथ को 1/4 कर दिया है। ये वायर को अपने सपोज 4 पार्ट में डिवाइड नहीं किया, इस तरह शेप चेंज कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस R/4 होगा, इसका रेजिस्टेंस R/4, इसका रेजिस्टेंस R/4, इसका रेजिस्टेंस R/4, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने चेंज किया नहीं है, हमने तो सिर्फ इसका शेप चेंज किया, इस तरह सपोज इसको मोड़ दिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो सोच इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सपोज इसको R1 बोल दूँ, R1 हो जाएगा रो इंटू L/4 इंटू अपॉन A, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा R/4, इस तरह से सारे का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4 R/4 R/4, मीन्स इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4, इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा ये साइड का R/4, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4 और इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। हमने सिर्फ वायर का शेप चेंज किया है, एरिया चेंज नहीं किया है। हमने क्या किया है, वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ उसका शेप चेंज किया है, इसलिए इसका सबका रेजिस्टेंस देखो R/4। अब सब एडिशन करोगे तो आपका R आ जाएगा, लेकिन पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस C एंड D। तो अगर आप C और D के अक्रॉस देखोगे तो ये 3 जो वायर हैं, ये 3 वायर हैं आपस में सीरीज में हैं, तो R/4 R/4 R/4, तो इन तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, 3R/4। इन तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, सपोज इस तरह से देखो ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये R/4 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 सीरीज में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3R/4, और ये R/4 देखो यहाँ पे R/4 है, बिकॉज देखो ये तीनों सीरीज में हैं, इसके और इसके अक्रॉस ढूंढना है, तो ये देखो ये तीनों सीरीज में हैं, तो इसका हो जाएगा 3R/4 और इसका हो जाएगा R/4। अब देखो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हो जाएगा 3R/4 इंटू R/4 अपॉन 3R/4 प्लस R/4। तो इसका जो भी आंसर है आप इसको कर लेना, नीचे हो जाएगा R, तो R से R कैंसिल, तो आ जा रहा है 3/16R। देखो 3/4 प्लस R/4, तो नीचे हो जाएगा 4R/4, 4R/4, ओके, तो R नीचे बचा, और तो R से R कैंसिल, तो आ जा रहा है 3R/16। ओके, इसका आंसर आ गया 3R/16। तो इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, किसी के भी अक्रॉस हमको पूछ सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस तो R है, लेकिन मैं इस 2 पॉइंट के अक्रॉस ढूंढूं तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 3R/16 आ रहा है। सोचो अगर मैं C और D के नहीं पूछ के अगर इसके अक्रॉस पूछता, तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ, चलो इसको यहाँ से नोट कर लो, मैं यहाँ दूसरा बना देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से वायर बना देता हूँ मैं।
सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। हमने पूछा है कि बी और डी के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो देखो टोटल आर था, तो ये साइड हो जाएगा r/4, ये साइड हो जाएगा r/4, क्योंकि हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा आधा आधा, क्योंकि एरिया तो चेंज किया नहीं हमने। ये साइड भी हो जाएगा r/4, ये साइड भी हो जाएगा r/4। तो ध्यान से देखोगे कि ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, और उन दोनों को कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है, क्योंकि हमको चाहिए इसको और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी और डी के अक्रॉस। तो देखोगे ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, और कॉम्बिनेशन है पैरेलल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, r/4, और r/4 का हो जाएगा r/2, इसका हो जाएगा r/2, और नीचे वाले का हो जाएगा r/2। अब r/2 और r/2 पैरेलल में है, सेम रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा r/4। चेक कर सकते हो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/2 इंटू r/2 अपॉन r/2 प्लस r/2, नीचे हो जाएगा r, तो r से r कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया r/4। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं जेईई मेंस में, उसको भी हम भी करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ना चाहिए, हमने इसका एरिया चेंज नहीं किया है, आपको वो कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज नहीं करना है कि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ना ही हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ना ही हम कंप्रेस कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका शेप चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से बनेगा। ओके, तो आई होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। अब इसके बेस्ड 2-3-4 क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हैं, उसको हम कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। ऐसे इजी क्वेश्चंस आए हैं, ये कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्या पता इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके जेईई मेन में क्वेश्चन आ जाए। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये मेरा एम है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे के सारे टॉपिक आपको कराना है। जो भी कंपटीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, सारे टॉपिक्स होने चाहिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम एंड इज बेंट इनटू अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक वायर है, सपोज एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 18 ओम, उसको पकड़ के हमने बेंड कर दिया और उसको हमने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स सबका साइड इक्वल है। देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टाइसिस, कोई भी 2 वर्टाइसिस के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखो टोटल 18 ओम है, हमने इसको 3 पार्ट में, मतलब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है, तो 18 ओम में यहाँ पर है, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मीन्स ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, क्योंकि हमने एरिया चेंज किया नहीं है। लेंथ अगर सपोज ये देखो l/3 हो जाएगा, l/3। अब डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो कि ये हो जाएगा 6 और 6। ओके, अब हमको कोई भी 2 वर्टाइसिस के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और ध्यान से देखोगे ये दोनों हो गए सीरीज में, तो 6 और 6 हो जाएगा 12, और 12 और 6 आपस में है पैरेलल में, तो हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 हो जाएगा 18 आर इक्विवेलेंट। तो 6 3 जा यानी 3 4 जा, इसका आंसर आ रहा है 4 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट का आंसर क्या हो गया 4 ओम। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन देखो, ये जो है जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन जिसने टॉपिक नहीं किया होगा उसको इसमें करने में शायद प्रॉब्लम आई होगी। बिल्कुल टॉपिक तो बहुत ईजी है, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। ओके, तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD। हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। देखो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, 9 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। एस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C। देखो फिगर दिया है हमको इस तरह से, ये पॉइंट दिया है E, ये पॉइंट दिया है C, ये B, ये A और ये D। द बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C इज, मतलब इन दोनों के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों के अक्रॉस E एंड C। ध्यान से देखोगे E जो है मिड पॉइंट है,
डी और सी का ई जो है मिड पॉइंट है। सपोज देखो इसका हो जाएगा आर बाई, देखो टोटल आर है, ये हो जाएगा आर बाई 4, ये हो जाएगा आर बाई 4, ये हो जाएगा आर बाई 4। अब यहाँ पे देखो दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा आर बाई 8, समझ पड़ा, और ये हो जाएगा आर बाई 8। इन दोनों का एडिशन करोगे तो फिर से आर बाई 4 आ जाएगा पूरे साइड का, है ना। देखो यहाँ पे ये आर बाई 8 हो जाएगा, ये भी आर बाई 8 हो जाएगा, समझ पड़ा कि नहीं। देखें ये आर बाई 8 हो गया और ये भी आर बाई 8 हो गया। अब हमको ई और सी के क्रॉस ढूंढना है। ध्यान से देखोगे ये और ये भी आर बाई 4 है, ठीक है। ये और ये चारों आपस में सीरीज में हैं, तो आर बाई 4 आर बाई 4 आर बाई 4 हो जाएगा 3 आर बाई 4 प्लस आर बाई 8, 3 आर, देखो 3 आर बाई 4 प्लस आर बाई 8, इसका आंसर हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा 7 आर बाई 8। इसका आंसर हो गया 7 आर बाई 8। अब 7 आर बाई 8 और आर बाई 8 आपस में है पैरेलल में, 7 आर बाई 8 और आर बाई 8 आपस में है पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 7 आर बाई 8 इंटू आर बाई 8 अपॉन, नीचे हो जाएगा 7 आर बाई 8 प्लस आर बाई 8, तो नीचे हो जाएगा आर, तो आर से आर कैंसर, तो इसका आंसर आ रहा है 7 आर बाई 64। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर ई और सी के बीच में पूछा था, तो ये सारे सीरीज में हो जाएंगे और ये हो जाएगा उसके साथ पैरेलल में। ओके, तो इसका आंसर आ गया 7 आर बाई 64। ओके, इसको रफ करता हूँ, अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन इसके बेस्ड पे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम उसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये अप्रैल 9 2013 जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है। A letter A is constructed of a uniform wire of resistance 1 ohm per centimeter। क्या बोला, कुछ इस तरह से लेटर A बनाया है वायर का, ठीक है, लेटर A बनाया हमने वायर का, और बोला है कि द वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। मीन्स ये वायर के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस इज 1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब हर एक सेंटीमीटर में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं इन लोग। द साइड्स ऑफ अ लेटर आर 20 सेंटीमीटर, इसका जो साइड्स हैं ये 20 सेंटीमीटर हैं। ओके, एंड द क्रॉस पीस ऑफ द मिडल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये जो है क्रॉस पीस जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द अपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल जो है 60 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला है द रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द लेग इज क्लोज टू, मीन्स सपोज इसके एंड्स ऑफ द लेग, इसके और इसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो किस तरह से सॉल्व करोगे, इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो इसका अप्रोच किस तरह से होगा, देखो यहाँ पर ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया है, ये साइड 10 दिया है, देखो ये एंगल 60 होगा तो ये एंगल भी होगा 60, ये एंगल भी होगा 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। ओके, तो देखो ये अगर ये साइड 10 है, देखो अगर ये साइड 10 है तो बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड 10 है तो ये भी साइड होगा 10 और ये भी साइड होगा 10 सेंटीमीटर। टोटल 20 था तो ये साइड हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर हो जाएगा 10 ओम, यहाँ पर हो जाएगा 10 ओम, सब जगह 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ध्यान से देखोगे पहले ये और ये कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है, और फिर पूरा कॉम्बिनेशन है सीरीज में। पहले 10 और 10 सीरीज में हो जाएगा 20, 10 और 10 सीरीज में हो जाएगा 20 और 10 आपस में है पैरेलल में, तो 20 और 10 आपस में है पैरेलल में, तो हो जाएगा 20 × 10 अपॉन 20 + 10,
तो हो जाएगा 200/30 मतलब हो जाएगा 20/3 ओम। ओके, 20/3 ओम मतलब समझो अब इस तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर है ओ देखो इस तरह से बन गया है कुछ। इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 20/3 ओम है, ये जो है 10 ओम है और ये जो है 10 ओम है। ओके, यहाँ पर ये वायर का रेजिस्टेंस ही दिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपस में ये तीनों जो है आपस में सीरीज़ में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 20/3 + 10 + 10, तो 20 + 20/3 20 + 20/3 हो जाएगा 80/3। तो इसका आंसर देखोगे ऑप्शंस में तो आई थिंक सो और 26.7 वाला जो ऑप्शन है 26.7 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी क्या किया था, एक रेजिस्टेंस ऑफ वायर था, उसको शेप चेंज किया था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसको रफ करते हैं। अब करते हैं इसके बेस पे अपना एक लास्ट क्वेश्चन। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि जेईई की सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन के ही हैं। डायरेक्टली मैंने कंपटीशन के ही क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तब देखो लास्ट क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक के ऊपर लास्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आया होगा, उसको भी एक बार ट्राई कर लो आप। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, हमारे पास एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। ओके, उसके बाद बोला है इस इलोंगेटेड टू मेक अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ। अब देखो इसमें एक टर्म यूज़ किया इलोंगेटेड, मतलब इसको स्ट्रेच किया है। ठीक है, मतलब वो पहले वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको रिवाइज कराया था वो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर, कि वायर को पहले इलोंगेट किया है, मतलब इसको क्या किया, स्ट्रेच, इसको किया है स्ट्रेच किया है। बाद में क्या बोला है, टू मेक अ वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ, मतलब वायर का जो लेंथ है उसको डबल कर दिया, मतलब ये लेंथ जो हो जाएगा 2L। सपोज पहले L था तो ये लेंथ हो जाएगा 2L, तो एरिया आपको पता चल जाएगा A/2 हो जाएगा। सपोज इसका एरिया A था पहले, तो इसका एरिया हो जाएगा A/2, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन रहता है। ओके, द न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द जॉइंट्स आर मेक सर्कल, मतलब नया जो वायर है उसको बेंड करके सर्कल बना दिया है, मतलब नया जो वायर है उसको बेंड करके, ये जो वायर है इसको बेंड करके बना दिया है एक सर्कल। इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल मेक ए एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ये मेरा सेंटर है, कोई भी 2 पॉइंट सर्कल पर 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स इज, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें से इसको स्ट्रेच किया है। तो इसका R' क्या हो जाएगा, R' हो जाएगा, देखो जो भी इसका सपोज इसका R', इसका R इक्वल टू क्या है, ρL/A, और इसकी वैल्यू क्या है 3 ओम। ρL/A की वैल्यू क्या है 3 ओम, क्योंकि हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर। R' क्या हो जाएगा, रो इंटू हो जाएगा 2L अपॉन हो जाएगा A/2, तो हो जाएगा R' इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रो, जो कि हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R, जो कि हो जाएगा 3 4 12, मीन्स हो जाएगा 12 ओम। मतलब R' मतलब इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। अब इसी वायर को हमने फॉर्म किया है एक सर्कल के अंदर, अब इसका भी टोटल रेजिस्टेंस होगा 12 ओम। अब ध्यान से देखा है कि देखो यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, हमको इसके और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो पहले तो ये लेंथ कितना होगा और ये लेंथ कितना होगा ये हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो 60 डिग्री एंगल है और टोटल 360 में से अगर 60 निकाल दें, मतलब 1/6 है ना। सपोज देखो पूरे का ये जो लेंथ होगा ये 1/6 होगा, क्योंकि पूरा एंगल जो है 360 होता है, उसका 1/6 360 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आएगा 6, मतलब उसका 1/6 लेंथ यहाँ पर है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम।
12 ओम का 1/6, मतलब इसको 1/6 कर दो तो हो जाएगा 2 ओम। मतलब इतने वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, और बाकी जो वायर हैं टोटल 12 था, तो इतने वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम। ये समझ पड़ा? बिकॉज एंगल 60 डिग्री दिया, इसका यही तो काम है एंगल देने का, कि हमको ये लेंथ पता चल सके। ये लेंथ जो है 1/6 है पूरे लेंथ का, तो टोटल रेजिस्टेंस हो 12 ओम, तो उसका 1/6 रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा 2 ओम का। अब इसके और इसके अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर लो। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम, 2 × 10 अपॉन 2 + 10 हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 5 और 3, तो यहाँ पे आ रहा है 5/3 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, पहले तो उसको स्ट्रेच किया है, उसके बाद स्ट्रेच करके उसको सर्कल बनाया है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हाई होप सो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ पड़ा होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन से रहा है वो भी अच्छा लगा होगा। तो अब करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जिसके अंदर होता है शॉर्ट सर्किट ब्रांच। मतलब हम किसी ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो उसके भी हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो अब करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है शॉर्ट सर्किट ब्रांच। देखो शॉर्ट सर्किट ब्रांच होता क्या है, उसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट, और यहाँ पर मैं इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। सपोज इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ओके, सपोज इसका रेजिस्टेंस 6 ओम और इसका रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह सर्किट ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो इसका इक्विवेलेंट बोलोगे, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो हो जाएगा 6 और 3 का 2 हो जाएगा, और 2 और 2 आपस में है सीरीज में, तो हो जाएगा टोटल 6 ओम। मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम। लेकिन सपोज समझो यहाँ पर, सपोज समझो कि यहाँ पर मैं इसको, ये रेजिस्टेंस जो है 6 और 3 ओम, इसको मैं एक कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कनेक्ट कर दूँ। क्या कर दूँ? कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कनेक्ट। यहाँ पर ऊपर मैंने कर दिया है कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कनेक्ट। तो कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने से होता क्या है, देखो करंट की एक प्रॉपर्टी होती है। करंट सोचो, हमने यहाँ पर देखो करंट क्या होता है। देखो सपोज ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। समझो, देखो ये सब आपस में पैरेलल में है, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। मतलब जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा वहीं पर करंट होगा, वहीं पर करंट क्या होगा? ज़्यादा, वहीं पर करंट फ्लो करेगा ज़्यादा। ठीक है, तो सपोज इसके यहाँ 3 ओम रेजिस्टेंस, इसके 6 ओम, और इसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि सारा का सारा करंट जो है इस वायर में से फ्लो कर जाएगा, कंडक्टिंग वायर में से सारा का सारा। मीन्स करंट, देखो करंट यहाँ से निकला, सपोज आई करंट निकला यहाँ पर, तो करंट को यहाँ पर देखो 3 रास्ते हैं, या तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, और या तो यहाँ से जा सकता है, या तो डिवाइड भी हो सकता है। लेकिन बिकॉज ये जो तीसरा लाइन है, तीसरा रास्ता है, इसके अक्रॉस एक भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो करंट जो है, करंट विल, देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, करंट विल चूज द लीस्ट रेजिस्टिव पार्ट, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। क्यों? क्योंकि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो करंट ऐसा ही रास्ता चुनेगा जहाँ पर सबसे कम जो है रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पर देखो इसके अलॉन्ग जो है रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो करंट जो है यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, सारा का सारा करंट जो है I का I, सारा का सारा करंट जो है इसके अक्रॉस फ्लो कर जाएगा इस तरह से। इन दोनों ब्रांच में एक भी करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया इसको समझने का, कि बिकॉज करंट जो है सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो यहाँ पर एक भी करंट नहीं जाएगा, और सारा का सारा करंट यहाँ पर से फ्लो कर जाएगा। अगर सारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है,
तो इन दोनों को ड्रॉ करने का मतलब ही क्या है, इन दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आएंगे ही नहीं, मतलब इन दोनों को कंसिडर ही नहीं करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, अगर हमने यहाँ पर तीसरा कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया है। इसको दूसरी तरह से समझते हैं, हमने इसका पढ़ा भी है, हमने इक्विपोटेंशियल पॉइंट। देखो हमने इसको ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या है कि ये सारे पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा सेम, है ना। ये सारे पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा सेम, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है, सपोज इसको ए बोल दूँ, यहाँ पर पोटेंशियल इसको बी बोल दूँ, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी, मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम। मतलब कि वी ए माइनस वी बी जो होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। करंट क्या करता है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट जो है इसके अक्रॉस फ्लो करेगा ही नहीं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली पूरा का पूरा करंट जो है इसके अक्रॉस फ्लो कर जाएगा, पूरा का पूरा करंट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, मतलब यहाँ पर जो करंट होगा, यहाँ पर करंट जो होगा वो सेम ही आएगा। तो कभी भी अगर कोई भी रेजिस्टेंस को कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, तो करंट हमेशा जो है लीस्ट रेजिस्टिव पार्ट फॉलो करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, अब इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करूँगा, तो इसके अंदर ये और ये दोनों ही निकल गए, क्योंकि हमने इसको इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, तो ये और ये दोनों ही निकल जाएंगे। हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम और 2 ओम सीरीज़ में, मतलब इस तरह से सर्किट बन जाएगा। ये 2 ओम और यहाँ पर तो वायर लगा है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 ओम, तो 2 और 2 ओम इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओम। मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस से काउंट हुआ, ये और ये काउंट हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है कंडक्टिंग वायर। इसको दो तरीके से समझा है। पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसके अक्रॉस डेल्टा वी इक्वल टू 0 है, और दूसरी बात ये है कि करंट जो है सबसे लीस्ट रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है। किसी भी तरीके से समझो, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कंडक्टिंग वायर लगाया तो उसके अक्रॉस सारा का सारा करंट वहीं से फ्लो कर जाएगा, और रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट जाएगा नहीं। जैसे इस तरह से भी समझ सकते हो इसको। देखो दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सपोज इस तरह से हमारी कोई सर्किट है, सपोज इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, देखो इस तरह सर्किट दी है। सपोज ये मेरा 6 ओम है, ये सपोज मेरा 2 ओम है, कोई भी रेजिस्टेंस ले लिया हमने, ओके। अब देखो यहाँ पर कि ये देखो ये 6 ओम है, 2 ओम है, लेकिन बीच में हमने कंडक्टिंग वायर लगा दिया है। बीच में कंडक्टिंग वायर लगाया मतलब जो यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ पर आई गया और यहाँ पर आई आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट के पास 3 रास्ते हैं, या तो यहाँ चला जाए, या तो यहाँ चला जाए, या तो यहाँ चला जाए। लेकिन बिकॉज ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, मतलब इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब करंट जो है इसके अक्रॉस फ्लो ही नहीं करेगा। यहाँ पर जो करंट है वही करंट यहाँ पर रहेगा, मतलब करंट जो है सारा का सारा कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस फ्लो कर जाएगा, क्योंकि उसके अक्रॉस लीस्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है पर यहाँ पर रेजिस्टेंस है नहीं, इसलिए यहाँ पर करंट जो फ्लो कर जाएगा वो पूरा का पूरा करंट यहाँ पर फ्लो कर जाएगा, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट में नहीं आएंगे। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम, बस सिर्फ आ जाएगा 2 ओम। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वही जो इक्विवेलेंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट डाला था उसको समझने का दूसरा तरीका है। आप ऐसा सोच सकते हो कि करंट जो है सबसे लीस्ट रेजिस्टिव पाथ फॉलो करेगा। तो होप तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा, और क्यों ये कॉन्सेप्ट होता है क्यों आपको समझ पड़ा होगा। करंट जो है सबसे लीस्ट रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, वो भी समझ सकते हो, उस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो हमारा जो इसका और इसका पोटेंशियल हो गया सेम, मतलब करंट जो है सारा इधर से ही फ्लो कर गया, मतलब आर इक्विवेलेंट में ये और ये काउंट नहीं हुआ, यहाँ पर ये और ये काउंट नहीं हुआ, डायरेक्टली सिर्फ 2 ओम हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। तो होप तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा।
तो इसको रफ करके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस्ड, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहले इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। सबके अंदर क्वेश्चन सेम ही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसमें एक्स और वाई के क्रॉस, उसमें भी एक्स और वाई के क्रॉस। तो आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो, हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखो, तो सब लोग इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो इन्फानाइट वाला, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अगर करंट आई निकला, यहाँ से अगर करंट आई निकला, सपोज करंट आई यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर देखो करंट के पास 2 रास्ते हैं, ये रास्ता और ये रास्ता। ये रास्ते में रेजिस्टेंस है और ये रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी करंट आया, देखो यहाँ पर, तो करंट जो है एक्स और वाई के अक्रॉस हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर करंट जो है यहाँ पर डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये और ये पॉइंट को हमने सेम पोटेंशियल पर कर दिया है। मतलब यहाँ पर जो करंट होगा और यहाँ पर जो करंट होगा वो सेम होगा। तो बाकी ये पूरी सर्किट ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ ही नहीं। करंट जो है सिर्फ यही रास्ता फॉलो कर लिया। तो एक्स और वाई के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना वो क्या बना, इस तरह से बना है। ये है 2 ओम और ये है 4 ओम। तो 2 और 4 ओम आपस में सीरीज़ में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन। कभी भी ऐसा शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो वहाँ पर आपको ट्रिगर हो जाना है, मीन्स ध्यान देना है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सर्किट भले ही कॉम्प्लेक्स दिखे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये एक्स और वाई के क्रॉस हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो, हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखोगे ये सब आपस में पैरेलल में है, और यहाँ पर भी हमने देखो कंडक्टिंग वायर के क्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया है, कंडक्टिंग वायर। तो सपोज यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से कुछ करंट डिवाइड हुआ, फिर से यहाँ पर मर्ज हुआ, तो यहाँ पर सपोज आई करंट आया, है ना। यहाँ से कुछ करंट डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से आगे वो मर्ज होगा, तो यहाँ पर सपोज आई करंट आया, ये और ये सीरीज में है। तो आई करंट के पास 2 रास्ते हैं, ये या तो यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। तो देखो यहाँ पर ये जो है शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। उसी हिसाब से जो करंट यहाँ पर आएगा, वहाँ पर देखो करंट जो है पूरा का पूरा यहाँ से फ्लो कर जाएगा, और इसको भी ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर शॉर्ट सर्किट। मतलब सर्किट बहुत ही आसान है। सपोज देखो ये एक्स है और ये वाई है, तो ध्यान से देखो कि एक्स है, सपोज इसको वाई यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो देखो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। ये देखो 30 हो जाएगा 10 ओम, मतलब एक हो गया 10 ओम। 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 10 ओम। उस हिसाब से 5 और 5 सीरीज़ में है, इसका भी हो जाएगा 10 ओम। तो ये भी हो जाएंगे आपस में पैरेलल में 10 ओम, ठीक है। ये देखो एक टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया 10 × 10 अपॉन 10 + 10 हो जाएगा अपना आंसर 5 ओम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 ओम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ भी आपको शॉर्ट सर्किट ब्रांच दिखी है अक्रॉस यानी रजिस्टर, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसी के बेस जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था, उसको भी एक बार कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में आया था, इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमको इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो सपोज यहाँ से करंट आई निकला, इसको बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल मेथड लगाएंगे, अलग अलग मेथड लगा सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। 10 सेकंड क्वेश्चन है एकदम, भले को जो सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, लेकिन क्वेश्चन जो है 10 सेकंड का है। यहाँ पर से आई करंट निकला, अब देखो यहाँ पर करंट के पास 3 रास्ते, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, लेकिन यहाँ पर देखो शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, इसको शॉर्ट सर्किट ब्रांच बोलते हैं। ओके, जहाँ पर हमने इस तरह से वायर कनेक्ट कर दिया तो ब्रांच को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्यों, बिकॉज ये इधर कहीं भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस हो गया शॉर्ट सर्किट, उसको हमने हटा दिया। तो यहाँ से करंट पूरा आई गया यहाँ पर, ओके, आई करंट यहाँ पर पूरा आया। फिर से यहाँ पर उसके पास इतने सारे रास्ते हैं, लेकिन इस रास्ते में
इस रास्ते में उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर करंट आई आएगा, उसी हिसाब से यहाँ पर करंट आई जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो है इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी सब रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए हैं वो सिर्फ फालतू के लिए कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इसका जो आंसर आएगा डायरेक्टली देखो ए और बी पॉइंट के बीच में, ये देखो आर है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट आया, ये आर है और ये आर है, आर और आर सीरीज में, इसका आंसर हो जाएगा 2R। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बाकी सारे रेजिस्टेंस जो है सिर्फ ऐसे ही दिए थे हमको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ ही नहीं, इसके अक्रॉस जो है करंट सिर्फ कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस पूरा का पूरा करंट चला गया, क्योंकि हमने ये ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर दिया है सारे ब्रांचेस को। तो यहाँ पर करंट इस तरह से आया, सेम सिर्फ ये और ये रेजिस्टेंस काउंट हुआ, तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R। तो होप्स आपको ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट करके जाना है, पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। अब करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने कैपेसिटर में भी करवाया था, तो होप्स तो आपको टॉपिक तो आता ही होगा, लेकिन जस्ट उसका ब्रीफ सा डेरिवेशन यहाँ पर देख लेंगे और उसके बेस पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मेंस में और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर करते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करना शुरू कर दें। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन तो एक साइंटिस्ट का नाम है, और ब्रिज ये इस तरह के कुछ सर्किट के अरेंजमेंट को कहते हैं, जहाँ पर देखो सपोज यहाँ से करंट आई निकला है, यहाँ से करंट आई निकला है, तो करंट के पास बी तक पहुँचने के दो रास्ते थे। एक या तो इस रास्ते से चला जाए, या तो वो इस रास्ते से चला जाए। ठीक है, लेकिन बीच में कुछ इस तरह से हमने ब्रांच करके यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बना दिया है R5, एक और ब्रांच बना दिया है। इसलिए इस टाइप के सर्किट के अरेंजमेंट को, ओके, ये है R4, तो इस साइड इस तरह के सर्किट के अरेंजमेंट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जहाँ पर करंट के पास दो रास्ते थे जाने के लिए, लेकिन हमने बीच में इस तरह का कुछ ब्रिज बना दिया है। तो इसी सर्किट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इतना तो आपको समझ पड़ गया। दूसरी बात, आज के टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज दो टाइप का होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और जो है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि व्हीटस्टोन ने साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये तभी बैलेंस होगा जब इसके R5 के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या बोला है? द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग अक्रॉस R5 रेजिस्टेंस। देखो सपोज यहाँ से करंट निकला I1 और यहाँ से करंट गया I2, तो करंट I1 अगर यहाँ पर आएगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो इस दो रास्ते में उसको ब्रांच आउट करना होगा। लेकिन व्हीटस्टोन ने कहा कि अगर R5 के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, सपोज यहाँ पर करंट गया I3, ठीक है, और यहाँ पर जो करंट आया I' वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो करंट है वो इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करे, उसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से I2 आया और ये यहाँ पर अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा I1 चला जाएगा। उसी हिसाब से I2 और यहाँ पर आया, अगर यहाँ पर कोई भी करंट नहीं गया तो पूरा का पूरा I2 जो है यहाँ पर फ्लो कर जाएगा, और यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है, यहाँ पर जो करंट है उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है। ओके, इसी को कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखो व्हेन नेट करंट नहीं, करंट सीधा बोल दो, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू R5 is 0,
then Wheatstone bridge is said to be बैलेंस्ड। अगर R5 के क्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब समझो इसके अक्रॉस करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस करंट क्यों नहीं फ्लो करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों हो जाएंगे सेम पोटेंशियल पर। अगर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट हो जाएंगे सेम पोटेंशियल पर। यहाँ पर जो पोटेंशियल है यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0, x माइनस एक्स हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट कोई फ्लो करेगा। करंट कहाँ फ्लो करता है, जहाँ पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये कब होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, कब यहाँ पर करंट नहीं फ्लो करता है। यहाँ पर करंट तभी फ्लो नहीं करेगा जब ये कॉम्बिनेशन हमारा सच हो, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। जब ये कॉम्बिनेशन हमारा बन जाए कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो जाए, तभी यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी यही को कहते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड। ये कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कंडीशन है। हर कंडीशन में ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमेशा करंट 0 होगा। जब ये वाला हमारा सेटिस्फाई होगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तभी यहाँ पर करंट 0 होगा, तभी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और तभी हम उसको कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस नहीं होगा तब इसको सॉल्व करना मुश्किल है। उसके लिए हम कोई दूसरा अप्रोच लगाएंगे, दूसरे लेक्चर में उसको हम सिखाने वाले हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो सारा का सारा करंट यहाँ पर ही फ्लो कर जाएगा, बीच में से कोई भी करंट जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर आपको प्रूफ आता हो तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो वीडियो के, लेकिन हमारा काम क्या है कि उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो हम इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। ओके, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो सपोज ये A पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल V और यहाँ पर है पोटेंशियल 0। ओके, V पोटेंशियल यहाँ पर है, पोटेंशियल वहाँ पर 0 है, और हम मान रहे हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। हम ऐसा मान ले रहे हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा हम मान ले रहे हैं तो हमारा ये कॉम्बिनेशन, हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। हम पहले से मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हम प्रूफ क्या करेंगे कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये सब पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। मतलब समझो कि सपोज ये पॉइंट मेरा C है और ये पॉइंट D है, तो पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D इज इक्वल टू x। ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और हमने उसको x मान लिया है। अब हमको प्रूफ करना है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ओके, तो देखो यहाँ से I1 करंट फ्लो किया है और यहाँ पर x पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर मेरे को करंट फाइंड करना होगा I1, तो I1 में क्या लिख सकता हूँ, I1 लिखूँगा मैं, देखो I1 लिख सकता हूँ मैं, I इक्वल टू V/R होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस एक्स का। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R1। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस एक्स का, रेजिस्टेंस कितना है R1। ठीक है, उसी हिसाब से I2 लिखना हो मेरे को, तो I2 क्या हो जाएगा मेरा, इसे प्रूफ कर रहा हूँ, इसका सिंपल सा प्रूफ है।
I2 करंट फाइंड करना हो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस एक्स का, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है R2 का, सॉरी रेजिस्टेंस है R2 का। इसको अगर I1 अपॉन R2 करूँ, देखो अगर देखो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, I1 R1 इक्वल टू V माइनस एक्स, I2 R2 इक्वल टू V माइनस एक्स। ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अगर I1 फाइंड करना चाहूँ तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R3, और यहाँ पर I2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा x माइनस ज़ीरो अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस है R4। तो यहाँ से हो जाएगा I1 R3 इक्वल टू x माइनस ज़ीरो, और यहाँ से हो जाएगा I2 R4 इक्वल टू x माइनस ज़ीरो। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये देखो ये है थर्ड इक्वेशन, ये है फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा, I1 अपॉन I2, देखो I1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ओके R3 नीचे गया, R4 ऊपर गया। ओके, ये आया इसमें इक्वेशन। इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, I1 अपॉन R2 इक्वल टू आ रहा है R2 अपॉन R1। तो देखो वहाँ पर से I1 अपॉन I2 की वैल्यू ये आई है, और यहाँ पर से I1 अपॉन I2 की वैल्यू ये आया है। तो हम दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R2 अपॉन R1 इस इक्वल टू R4 अपॉन R3। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो आप कि R1 अपॉन R2 इस इक्वल टू R3 अपॉन R4। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा प्रूफ, हमने मान लिया है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये और ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। देखो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स आ रहा है, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स आ रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का और यहाँ का सेम है। पोटेंशियल ड्रॉप देखो यहाँ पर भी उतना ही ड्रॉप हुआ है, V से लेके X तक पहुँचा, यहाँ पर भी V से लेके X तक पहुँचा। मतलब ये दोनों पॉइंट है सेम पोटेंशियल पर, और ये कंडीशन हमारी आ गई। तो ये था इसका सिंपल सा छोटा सा प्रूफ। तो आप प्रूफ को नोट कर लो। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है। तो इसको यहाँ से रफ करके 2-3 क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेईई मेंस में आए हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। देखो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी जेईई मेंस कोई तो साल में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। यहाँ से करंट आई निकला, हमको करंट आई फाइंड करना है। मतलब क्या है कि टोटल करंट आई फाइंड करना है, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो देखो सपोज यहाँ पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट पर आएगा पोटेंशियल 5 वोल्ट, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल मानता हूँ मैं 0। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिया मैंने 0। अब देखो ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं पता, तो मान लेता हूँ ये पॉइंट का पोटेंशियल है x, और ऐसा मान लेता हूँ कि ये पॉइंट का पोटेंशियल है y। हमने जस्ट सिंपल से ऐसा मान लिया है कि ये पॉइंट पर पोटेंशियल होगा x और ये पॉइंट पर पोटेंशियल होगा y। सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो रीड्रॉ करता हूँ सर्किट को। तो किस तरह से बनेगा, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं 5 वोल्ट, यहाँ लिखता हूँ 0, यहाँ लिखता हूँ x, यहाँ लिखता हूँ y। तो 5 और x के बीच में है 5 ओम, इसके बीच में है 5 ओम, और जो है देखो x और y के बीच में है 10 ओम। तो x और y के बीच में है 10 ओम। 5 और y देखो, सॉरी 5 वोल्ट ये रहा, ओके इसके ओके हमने इसको देखो तो ओके। तो y और 0, यहाँ पर देखो y और 0 के बीच में कितना है 20। तो y और 0 के बीच में है 20 ओम। और यहाँ पर देखो कि 5 और y, देखो ऊपर से देखो 5 और y के बीच में कितना है 10 ओम। तो 5 और y के बीच में ऊपर कितना है 10 ओम। और x और 0, यहाँ पर देखो x और 0 इसके बीच में कितना है, इसके बीच में भी है 10 ओम। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्किट हमने रीड्रॉ किया।
तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमको क्या एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ए होना चाहिए। तो देखो 5/10 इज इक्वल टू 10/20, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कोई काम का नहीं है। अगर यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो यहाँ पर से रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का क्या मतलब है, पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बीच का रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना तो सिंपल है, 5 और 10 सीरीज़ में है तो हो जाएगा 15, और 10 और 20 सीरीज़ में है तो हो जाएगा 30। ओके, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, कॉम्बिनेशन पैरेलल में। ओके, तो 5 और 10 है 15, 10 और 20 हो गया 30, तो 15 और 30 हो गए पैरेलल में। तो 15 इंटू 30/50 प्लस 30 हो जाएगा 45। तो यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 ओम। ठीक है, देखो अगर 20 ओम भी बैलेंस हो जाता है तो सॉल्व करना कितना इजी हो जाता है। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। अब को फाइंड करना है करंट, तो I इक्वल टू V/R होता है, तो 5/10 जो कि हो गया 0.5 एम्पियर। तुम्हारा जो आंसर है 0.5 एम्पियर, बी ऑप्शन जो है वो मैच कर जाता है। यहाँ पर सर्किट जो है बैलेंस थी, तो डायरेक्टली हमने बीच का जो रेजिस्टेंस था उसको नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सारा करंट जो है यहाँ से फ्लो कर जाएगा। ओके, तो इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि जेई एडवांस में आया था। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2012 में आया था। क्वेश्चन में पूछा था, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, और इस तरह का सर्किट हमको ड्रॉ करके दिया था। आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। तो हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमको इस तरह से कुछ सर्किट दी है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि ये सर्किट है, ये है। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा भी कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करके देखोगे, ये दोनों और ये दोनों को देखोगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है। देखो 2/4 इज इक्वल टू 2/4, मतलब यहाँ पर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, उसी हिसाब से यहाँ पर देखो 2/4 और 2/4, मतलब ये भी सर्किट जो है बैलेंस्ड है। देखो ये दो सर्किट के बीच में ये ब्रिज आ रहा है, और ये दोनों सर्किट के बीच में ये ब्रिज आ रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट है कि जो ब्रिज आ रहा है बीच में, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा अगर ये अपॉन ये इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब बीच का ये सर्किट हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको बनाने का कोई रीज़न नहीं है। दूसरा, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है, तो बीच का ये सर्किट भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब P और Q पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, क्योंकि ये और इसका करंट, तो सपोज P पे पोटेंशियल X है, सपोज ये P पॉइंट है, इसका पोटेंशियल X है, तो Q पॉइंट है, उसका पोटेंशियल भी हो जाएगा X। उस हिसाब से S और D दोनों हो जाएंगे सेम पोटेंशियल पर। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल Y है, सपोज S पॉइंट पर पोटेंशियल है Y, तो यहाँ पर भी हो जाएगा पोटेंशियल Y। मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर। अब देखो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, द करंट थ्रू PQ इज 0। हाँ, पहला ऑप्शन तो करेक्ट ही है, PQ में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। तो पहला ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, मतलब ये I1 हमको टोटल करंट फाइंड करना है। I1 कितना है, 3 एम्पियर ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके लिए हम सर्किट सॉल्व कर लेंगे। देखो ये तीनों आपस में सीरीज में है, ये तीनों आपस में सीरीज में हैं, तो 2 2 2 हो जाएगा 6 ओम, और 4 4 4 हो जाएगा 12। तो 6 और 12 आपस में पैरेलल में हैं, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 हो जाएगा 18। तो इसका आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 4 ओम। अब सिम I इक्वल टू V/R कर दो, तो I1 मिल जाएगा हमको। V कितना दिया है, अच्छा यहाँ पर ये पोटेंशियल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक की है। पोटेंशियल क्वेश्चन के अंदर दिया है, हाँ पोटेंशियल जो है 12 वोल्ट दिया है, ये मेरा मिस्टेक था इसके अंदर लिखने का।
अभी इसको आप सुधार लो, कुछ नहीं, अभी से ट्राई कर लो। यहाँ पर जो है 12 वोल्ट दिया गया था, तो ये पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझको कि 12 बाई रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना है 4 ओम। तो I1 इक्वल टू दिया है 3 एम्पियर। ओके, तो करंट की वैल्यू जो है I1 हो जाएगा 3 एम्पियर, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ था, ये मेरा मिस्टेक था, यहाँ पर लिखना मैंने भूल गया। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट I2 मीन्स हमको ये करंट फाइंड करना है I2 कितना फ्लो कर रहा है। तो सोचो यहाँ पर I1 करंट आया जो कि 3 एम्पियर का है ना। I1 करंट आया 3 एम्पियर का। अब करंट जो है यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड होगा, तो ये और ये कॉम्बिनेशन देखो, ये सर्किट किस तरह से बना हुआ है, ये सर्किट कुछ इस तरह से बना हुआ। ऊपर का जो है, ऊपर का है 6 ओम और नीचे जो है टोटल है 12 ओम। और यहाँ से करंट जो है 3 एम्पियर का आ रहा है। तो देखो एक करंट जो है ऊपर जाएगा, एक करंट जो है नीचे आएगा। यहाँ पर का इक्विवेलेंट है 6 ओम, यहाँ का इक्विवेलेंट है 12 ओम। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है डिवाइड होता है। मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन V कांस्टेंट होता है, तो डायरेक्टली हम I1 अपॉन I2 लिख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 हो जाएगा R2 अपॉन R1। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पिछला लेक्चर देख कर आए हैं। ये मैंने सिखाया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इससे मैं लिख सकता हूँ कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो डायरेक्टली I1 अपॉन I2, अगर इसका I1 है, सपोज ये I2 बोला है ना हमको, ये I2 बोला है, तो ओके तो I1, सपोज मैं इसको I1 ही बोलता हूँ अभी के लिए, इसको I2 बोलता हूँ। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 मीन्स हो जाएगा 12/6, मीन्स हो जाएगा 12। तो I1 अपॉन I2 इज 2। ठीक है, ये I1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, बिकॉज I2 जगह मैंने I1 लिखा है। सपोज अगर यहाँ पर I2 लिख दोगे तो यहाँ से कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। ये I2 ले लो इसको, और नीचे वाले को सपोज मैं I3 ले लूँ तो ये हो जाएगा I3। तो क्या है, तो आ रहा है मेरा फाइनल आंसर I2 इज 2 टाइम्स ऑफ I3। मतलब यहाँ पर जितना करंट फ्लो करेगा उसका डबल करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। और एक इक्वेशन हमारे पास है कि I1 प्लस I2 मीन्स यहाँ का करंट जो सपोज I2 है, यहाँ का करंट है I3। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे अगर हम, तो हमारे पास टोटल करंट जो है 3 एम्पियर वो आ जाएगा, है ना। टोटल करंट 3 एम्पियर आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन करूँगा क्योंकि इसमें से करंट डिवाइड हुआ है। तो I2 की वैल्यू जो है हमको फाइंड करना है, I2 की वैल्यू। तो I3 क्या है, I3 इज I2/2। ओके, I3 इज I2/2। हाँ, तो I2 प्लस I2/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3I2/2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 कैंसिल, तो I2 इक्वल टू 2 एम्पियर आ रहा है। तो सी ऑप्शन जो है अपना I2 इक्वल टू 2 एम्पियर वो भी करेक्ट है। अब अपना लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। ये समझ पड़ा मैंने किस तरह से किया, दो इक्वेशन यूज़ किया, I2 प्लस I3 इक्वल टू 3 एम्पियर और वो रेशियो वाला, तो दोनों से हमको मिल गया I2 की वैल्यू। अब देखो पोटेंशियल एट S इज लेस देन पोटेंशियल एट Q, डी ऑप्शन अपना है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं पोटेंशियल एट S, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल की बात की है। तो ध्यान से देखो कि करंट जो है कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो करंट जो है हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट P, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है S, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट S होगा, क्योंकि करंट जो है हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली P का जो है ज़्यादा होगा और P पोटेंशियल ज़्यादा होगा और S का पोटेंशियल कम होगा। उसी हिसाब से देखो, बिकॉज जो P पर पोटेंशियल है और Q पर पोटेंशियल है दोनों सेम हैं, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट Q इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट S। मतलब ना डी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, क्योंकि P और Q दोनों के पोटेंशियल तो सेम है, सेम पोटेंशियल पर हैं, और पोटेंशियल एट P इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट S। अगर ये उससे बड़ा होगा तो ये दोनों तो सेम ही हैं, तो ये भी उससे बड़ा ही होगा। तो Q
इज ग्रेटर देन एस बात जो है सही है, इसलिए अपना डी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो आज का कर लेते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि जेईई एडवांस का ही है। तो इसको यहाँ से रफ करके वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं, फिर लेक्चर को हम एंड करते हैं। तो आज का हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि जेईई एडवांस 2015 में आया था। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर बच्चों लोग को कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन उसको फाइंड करना जो है वो कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करें, वही ये क्वेश्चन का मेन ट्रिक है। ठीक है, इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। हमको पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि करंट फ्लोइंग, इसके अक्रॉस करंट फ्लोइंग पूछा है। इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको कि ऑप्शन भी दिए गए हैं। ओके, ऑप्शंस ओके, ऑप्शन नहीं दिए हैं। द वैल्यू ऑफ आई, ओके, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर इंटीजर टाइप था, तो आई की वैल्यू जो है हमको पूछा है, ये करंट यहाँ पर कितना फ्लो करेगा वही हमसे पूछा है। तो ये सर्किट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली बात तो इसको सॉल्व किस तरह से करोगे आप, यहाँ पर कुछ बहुत ही ब्रांचिंग दिख रहा है, आप यहाँ पर पोटेंशियल मेथड लगाओगे, अलग अलग मेथड, लेकिन ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है। फ्रेम इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 ये कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से, इसको देखोगे ध्यान से, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखेगा। सोचो, देखो ये दो टर्मिनल हैं, देखो ये अपॉन ये इस इक्वल टू ये अपॉन ये बन रहा है, तो बीच का जो ये ब्रिज है उसको हम हटा सकते हैं। ध्यान से देखो, 1/2 इस इक्वल टू 2/4, मतलब 1/2 इस इक्वल टू 2/4 है। ठीक है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर ये अपॉन ये इस इक्वल टू ये अपॉन ये हो रहा है, तो बीच का जो ब्रिज है उसको हम हटा सकते हैं। यहाँ पर यही क्वेश्चन के अंदर यही फाइंड आउट करना था कि यहाँ पर बीच में जो है कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो इसको आप हटा सकते हो। देखो, इसको हटा देंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब देखो, सर्किट जो है कुछ इस तरह से बनी है। अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, तो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आपस में हैं सीरीज़ में, ये दोनों हैं आपस में सीरीज़ में। तो 1 और 2 आपस में है सीरीज़ में, तो 1 और 2 हो जाएगा 3 और 2 और 4 हो जाएगा 6। तो 3 और 6 आपस में है पैरेलल में। देखो 1 और 2 हो जाएगा 3 और 4 और 2 हो जाएगा 6। तो 6 × 3 इसका जो R आ जाएगा, सपोज R1 बोल देता हूँ, उसको हो जाएगा 6 × 3/6 + 3, जो कि आ रहा है 2 ओम। मतलब ये पूरे कॉम्बिनेशन का जो आंसर है वो 2 ओम है। तो यहाँ पर ये पूरे कॉम्बिनेशन, देखो इस कॉम्बिनेशन को हटाता हूँ मैं और इसका आंसर जो लिखता हूँ मैं पूरे कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पर वो जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर जो आया वो 2 ओम आया। अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, देखो ध्यान से। अब फिर से देखोगे, ये 5 कॉम्बिनेशन, देखो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम किया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये अपॉन ये अगर करोगे, देखो ये अपॉन, देखो यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ो और ये पॉइंट पकड़ो, देखो इस तरह से देखो इसको, तो ये अपॉन ये इस इक्वल टू ये अपॉन ये है, सॉरी दिस अपॉन दिस इस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है। तो बीच का जो ब्रिज है 10 ओम वाला, इसको हम निकाल सकते हैं। अगर देखो 6/12 इज इक्वल टू 2/4 है ना, 6/12 इज इक्वल टू 2/4, तो बीच का जो ब्रिज है उसको हम निकाल सकते हैं। मीन्स ये 10 ओम है, इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब सर्किट जो है इजी हो गया सॉल्व करना, नहीं तो सर्किट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। देखने में बच्चे डर जाते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, लेकिन ध्यान से देखें तो उसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट था। अब देखो ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, ये दोनों आपस में सीरीज़ में, इसका आंसर हो जाएगा 6 और इसका आंसर हो जाएगा 18। 12 + 6 हो जाएगा 18। ओके, तो यहाँ से इसको देखो ये हो जाएगा 2 ओम। तो यहाँ से इसको रीड्रॉ करें, तो रीड्रॉ करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, देखो ये 6.5 वोल्ट है, ये है 2 ओम और ये जो है 18 ओम है, यहाँ पर ये है 18 और इसका जो आंसर है वो जो है 6 ओम। ठीक है, और ये है 2 ओम। ओके, ये जो है 6, ये जो है 18 और ये है 2।
और यहाँ पर 6.5 वोल्ट दिया है। अब देखो 18 और 6 आपस में पैरेलल में है, तो 18 इंटू 6 अपॉन 18 प्लस 6 हो जाएगा 24। तो इसका आंसर आ रहा है, देखो 18 इंटू 6 अपॉन 18 प्लस 6 हो गया 24। ओके, तो इसका आंसर हो रहा है, देखो ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है 4.5 ओम। अब 4.5 और 2 आपस में है सीरीज़ में, 4.5 और 2 आपस में सीरीज़ में, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 4.5 प्लस 2 जो कि है 6.5 ओम। अब हमको ये करंट फाइंड करना है, यहाँ पर जो करंट है आई वो फाइंड करना है हमको, तो आई इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। V क्या है मेरा 6.5 वोल्ट अपॉन करंट क्या है 6.5 ओम, तो 6.5 कैंसल, आई इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जे एडवांस 2015 का। तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ हमको व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, जहाँ पर कुछ उस तरह का 5 सर्किट 5 रेजिस्टेंस का कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तो आपको एक बार देख लेना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बैलेंस्ड कंडीशन वाला, तो उससे क्वेश्चन जो सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो आई होप सो आज का लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आई होप सो आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट जो सिखाए हैं वो भी समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो लेक्चर को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, इसके बेस्ड और भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।